मैं ख्यालात से चौंक गया। जिस कमरे में निर्मला को कैद किया गया था उस दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने दरवाजे के करीब आकर पूछा, क्या तकलीफ है? वो अंदर से बोली, दरवाजा खोलो, मुझे क्यों कैद किया है? मैंने कहा, तुम बहुत हसीन हो, कोई भी मर्द तुम्हें कैद कर सकता है। वो बोली, मर्द वो होता है जो हसीन औरत के साथ एक ही कमरे में कैद रहता है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहूंगा, लेकिन तुमने वो कागज पढ़ा और उस पर अमल नहीं किया, तुमने जूस नहीं पिया। मुझे उसकी बातों से अंदाजा हो गया था कि वो आवाज से महरूम नहीं हुई। वो बोलती जा रही थी। उसने कहा, मैं किसी अनजानी जगह खाती पीती नहीं हूँ। मैंने कहा, पर्ची को फिर से पढ़ो, उसमें लिखा है कि जूस पीने के बाद दस्तक दोगी तो दरवाजा खोला जाएगा। वो बोली, मैं चिल्लाने लगूंगी। मैंने कहा, मुझे पता है तुम्हें चीखना आता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से चलने वाली गोली को चीखना चिल्लाना नहीं आता। वो बोली, मैं नादान नहीं हूँ, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस जूस में मुझे नुकसान पहुंचाने वाली चीज मिलाई गई है। मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसमें साइलेंसर लगाते हुए कहा, तुम्हें मारना होता या नुकसान पहुंचाना होता तो 1.5 मन की हसीना को उठाकर इतनी दूर न लाते। मैंने दरवाजे की चटखनी को बड़ी आहिस्तगी से खोलकर अचानक दरवाजे पर लात मारी। वो दरवाजे से टकराकर चीखती हुई पीछे जाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ में पीतल का गुलदान था। वो दरवाजा खुलते ही गुलदान से मुझ पर हमला करने वाली थी। वो उसके हाथ से छूटकर दूर चला गया। मैंने गुलदान को ठोकर मारकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, उठाओ इसे, मुझ पर हमला करो। मैं भी ट्रिगर दबाता हूँ, देखते हैं कि आखिरी आवाज हम में से किसकी निकलेगी। वो सहम कर फर्श पर बैठ गई। फिर बोली, रंजन, मैंने अपने डैडी के बहकावे में आकर तुम पर कातिलाना हमला करवाया, मगर तुम मुझे दिलो जान से चाहते हो। बोलो, चाहते हो ना? मैंने कहा, मेरी चाहत का सबूत यह है कि मैंने तुम्हारे घर में ही तुम्हें गोली नहीं मारी। तुम्हें जिंदा सलामत देखना चाहता हूँ, इसलिए जूस पीने के लिए कह रहा हूँ। ना पीना चाहो कोई बात नहीं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। गोली मार कर किस्सा खत्म कर दूंगा। वो बोली, नहीं रंजन, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए तुम मुझे बेवफा नहीं समझ रहे हो। मेरे डैडी की चालों को समझ गए हो, उनसे इंतकाम लेने के लिए मुझे यहाँ ले आए हो। मैंने कहा, अब किसी हद तक तुम मुझे समझ रही हो। मैं ये फैसला करने तुम्हें लाया हूँ कि मेरा साथ दोगी या अपने बाप का। वो बोली, मैं जान देकर भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने कहा, जबान से सभी दावे करते हैं, अमल करके दिखाओ। उसने मुझे सोचती हुई नजरों से देखा। मैं उसे प्यार से देख रहा था। वो फर्श से उठकर चलती हुई बेड के सरहाने पर आई। फिर जूस का ग्लास उठाकर बोली, ये देखो, मैं अपनी मोहब्बत और वफा का अमली सबूत दे रही हूँ। उसने ग्लास होंठों से लगाया, फिर घूंट घूंट पीने लगी। आधा ग्लास पीने के बाद बोली, अब यकीन आया? मैंने कहा, आधा यकीन आया है, पूरा यकीन दिलवाओ। वो गटागट पी गई। ग्लास खाली करके सरहाने की मेज पर रख दिया। फिर दोनों बाहें फैलाकर मेरे पास आने लगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल औरतों की तरफ मायल नहीं होता था। एक बार हालात ने शिल्पा की कुर्बत पर मजबूर कर दिया। दूसरी बार पूजा दिन रात मेरे साथ सफर करती रही और मुसीबत झेलती रही। उसने बड़े ही गैर शऊरी तौर पर मुझे अपनी तरफ मायल कर लिया था। उसके बाद मैंने अहद किया था कि औरतों से दूर रहने में दानिशमंदी है और मैं दूर रहा करूंगा। निर्मला के मुकाबले में बीना बेहद हसीन थी। हम दिन रात एक दूसरे के साथ रहकर अच्छी खासी कामयाबियां हासिल कर रहे थे, लेकिन हमारे दरमियान हुस्न इश्क वाली बात इसलिए नहीं थी कि मैं इस मामले में पत्थर हो गया था और उसके मिजाज में हुस्न वाली सस्ती बात नहीं थी। मेरे साथ रहने के बावजूद इस तरह फासला रखती थी कि मैं बुरा महसूस न करूं। लेकिन निर्मला जैसी हसीनाएं अपनी जवानियां हथेलियों पर रख कर फिरती हैं। हुस्नो शबाब को हथियार बनाकर मर्दों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करती हैं। निर्मला भी जूस का ग्लास खाली करके दोनों बाहें फैलाकर मेरे पास आने लगी तो मैंने पीछे हटकर कहा, ठहरो, एक बात रह गई है। वो रुककर बोली, कौन सी बात? मैंने कहा, तुम अब तक बाप के इशारों पर चल रही थी। ये सच सच बताओ कि उस दलाल बाप ने मेरे अलावा और कितने जवानों को फांसने के लिए कहा था? वो बोलते बोलते खनकारने लगी। गला साफ करके बोली, पहले सांसों के सिवा आवाज नहीं निकली, फिर वो आवाज भी बंद हो गई। वो ठोड़ी के नीचे हाथ रख कर कभी हलक सहलाकर बोलने की कोशिश करने लगी, कभी दोनों मुट्ठियां भेंचकर पूरी कुव्वत से आवाज निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने जेब से सिंदूर की छोटी डिबिया निकालकर कहा, तुम्हारे बाप ने हमारी मंगनी की थी, आओ अब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें सुहागन बना दूं। वो हैरानी और परेशानी से दीदे फाड़ कर सिंदूर को देखने लगी और समझ गई कि सिंदूर के जरिए उसे आवाज से महरूम कर दिया गया है। वो गुस्से से आगे बढ़कर मेरा गिरबान पकड़ना चाहती थी। मैंने एक हल्का सा तमाचा रसीद किया और उसका मुंह घूम गया। वो बेड से टकरा कर फर्श पर गिर पड़ी।
मैंने मोबाइल फोन निकालकर उसके खूबसूरत तराशीदा बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उठाया, फिर कहा, ये ले, अपने बाप से राब्ता कर और उसे अपने हालात बता, वो तुझे तलाश कर रहा होगा। वो फोन को देखते ही जरा सी देर के लिए भूल गई कि बाप की आवाज सुन सकेगी, अपनी आवाज नहीं सुना सकेगी। उसने जल्दी जल्दी नंबर पंच किए, फिर फोन को कान से लगाया। दूसरी तरफ से बाप की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? निर्मला ने बोलने के लिए मुंह खोला तो आवाज न निकली। वो थर थर कांपती हुई जोर लगाकर किसी की भी आवाज निकालना चाहती थी, मगर नाकाम हो रही थी। मैंने कहा, भाई, तुम्हारा गॉडफादर और मुख्यमंत्री बनने वाला बाप बोल रहा है, कुछ तो बोलो। दूसरी तरफ से पीताम्बर बजाज की आवाज सुनाई थी। मैं रंजन की आवाज सुन रहा हूँ। क्या तुम निर्मला हो, मेरी बेटी? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाने लगी। मैंने फोन लेकर कहा, तुम्हारी बेटी हाँ हाँ के अंदाज में सर हिला रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। इसने गलती से जरा सा सिंदूर खा लिया है। वो गुस्से से बोला, यू रास्कल, तुमने निर्मला को जबरदस्ती सिंदूर खिला दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, ये पुराना डायलॉग मार रहे हो। मेरी जिंदगी से तुम्हारी बेटी की जिंदगी है, मुझे तो जिंदा रखना ही होगा। वो बोला, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारी बेटी ने बड़ा खुश किया है, इंतकाम लेना भूल रहा हूँ। क्या खूब डैश हो, बेटी को जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, क्या उसे तुम्हारे बंगले में वापस पहुंचा दूं? वो बोला, नहीं, उधर न जाना। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मेरे गार्ड्स के मर्डर और बेटी के अगवा के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने कहा, ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेटी पुलिस को वापस मिल जाएगी। वो बोला, नहीं, भगवान के लिए ऐसा न करना, रॉ वाले मेरे दुश्मन बन गए हैं, वो मेरी बेटी को अपनी कस्टडी में ले लेंगे। मैंने कहा, जब तुम्हारी बेटी की कोई गलती नहीं है तो रॉ वाले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो बोला, बेटी की नहीं, मेरी बहुत बड़ी गलती है। शिल्पा ने मुझे धोखा देकर रॉ के डीजी को यकीन दिलाया है कि उनके खिलाफ बहुत अहम सबूत ऑडियो, वीडियो और तहरीरी दस्तावेजात की सूरत में मेरे पास हैं। मैंने वो तमाम सबूत डीजी को देने से पहले अपने मुतालिबात मनवाए थे। मैंने पूछा, कैसे मुतालिबात? मेरी समझ में नहीं आता। मुतालिबात मेरे नहीं थे, शिल्पा के थे। पता नहीं क्यों उसे पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उसने दुर्दाना बेगम की पार्टी के 4 कामयाब सियासतदानों को पार्टी छुड़ाने के लिए कहा। वहाँ के चंद सियासतदान रॉ के इशारों पर चलते हैं। डीजी ने वहाँ दुर्दाना की सियासी बाजी उलट दी, जहाँ शिल्पा ने मुझे उलट दिया है। अब मैं रॉ के खिलाफ तमाम अहम सबूत कहाँ से ला कर दूं? रॉ के कुत्ते मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। मैंने अनजान बनकर पूछा, वो शिल्पा कहाँ है? वो बोला, वो कुत्ते की बच्ची नर्क में चली गई है। मैंने कहा, वो कुत्ते की बच्ची थी, नर्क में तो जाना ही था। अब मुझे बताओ कहाँ रूपोश हो, मैं वहाँ निर्मला को पहुंचा दूंगा। उससे गुफ्तगू करते वक्त मैंने फोन को अपने और निर्मला के कानों के दरमियान रखा था। वो भी अपने बाप की बातें सुन रही थी। उधर से पीताम्बर बजाज ने कहा, मैं जहाँ भी हूँ वो जगह किसी को नहीं बता सकता। मैंने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि बेटी तुम्हारे पास आए? वो बोला, फोन मेरी बेटी को दो, वो अभी बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन सुन तो सकती है। मैंने कहा, अच्छी बात है, ये लो निर्मला, अपने डैडी की बात सुनो। वो मुझे घूर कर देखने लगी। इनकार में कुछ बोल नहीं सकती थी, अपने बाप को कोई इशारा भी नहीं दे सकती थी। वो फोन हम दोनों के दरमियान रहा। पीताम्बर बजाज ने पूछा, निर्मला, मेरी आवाज सुन रही हो? ओ गॉड, खामखा पूछ रहा हूँ। वो जवाब नहीं दे सकेगी। वो जरा तवक्कुफ के बाद बोला, रंजन, तुम मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ निर्मला को सुना दो, ठीक है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी बार मुझे मुखातिब किया, फिर भी खामोश रहा। तब उसने कहा, समझ गया। निर्मला, तुम सुन रही हो मगर बोल नहीं पा रही हो। रंजन ने फोन तुम्हें दे दिया है। ऐसा करो, जब रंजन तुमसे पीछा छुड़ा रहा है तो तुम एक आध दिन के लिए अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के पास चली जाओ। हालात काबू में आते ही मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मैंने फोन पर कहा, निर्मला ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर फोन मुझे दे दिया है। अब मैं उसे कार में ले जाऊंगा, फिर जहाँ कहेगी वहाँ उसे ड्रॉप कर दूंगा। ओके, नर्क में जाओ। मैंने फोन बंद कर दिया, फिर कहा, वाह क्या बाप है तुम्हारा, किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाने का मशवरा दे रहा है। बोलो क्या इरादा है? उसने खामोशी से सर झुका लिया, सोचने लगी। मैंने कहा, तुम आराम से बैठकर अच्छी तरह सोचो, जब कोई फैसला कर लो तो एक कागज पर लिख देना। मैंने उस कमरे से निकलकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, फिर वहां से दूर ड्राइंग रूम में आकर अंकल हाशिम से राब्ता किया। उन्होंने मेरी आवाज सुनकर खुशी से कहा, बेटे तुमने तो बाजी ही उलट दी है, तुमने साबित कर दिया है कि मेरी बाजी आमना के बेटे हो। ये लो, ताबानी मुझसे रिसीवर छीन रही है। अरे बेटी ठहरो, दे रहा हूँ। इसकी खैरियत तो? दीदी ने फोन छीन लिया, खुशी से चहक कर बोली, अरे अपने खोल में मुंह छुपाने वाले कछुए, तूने तो खरगोश से बाजी जीत ली। खुदा की कसम, आज तक खुफिया हाथ को किसी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा।
मैं खुशी के मारे कह नहीं सकती कि मेरे अंदर मोहब्बत और ममता का कैसा लावा पक रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ और वो जवान होकर फरमान अली बन चुका है। वो रवानी से बोलती जा रही थी। मैं उनके मुसर्रत भरे और ममता भरे जज्बे को दिल की गहराइयों से समझ रहा था। उनका एक एक लफ्ज मुझे नया हौसला और नई कुव्वत दे रहा था। वो कह रही थी, मैं नहीं जानती जब छोटे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं तो बड़े उन्हें क्या इनाम देते हैं। मैं नहीं जानती जब भाई मैदान जंग से फातिह बनकर कामयाब व कामरान आता है तो बहनें उनकी आरती कैसे उतारती हैं। लेकिन मैंने तुम्हें एक लाजवाल इनाम दिया है। मैंने तुम्हारी आरती नहीं उतारी, दादा साहब के दरबार में जाकर इस्लाम कबूल किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, हाय दीदी नहीं, किसी ने खुशी से ऐसे न रुलाया होगा जैसे आपने रुला दिया। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो बोली, नहीं खबरदार, इधर का रुख न करना। तमाम एजेंसियां हम बहन भाई को ढूंढ रही हैं। उनके पास हम दोनों की तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं। तुम्हारे बदन पर गर्म लोहे के रॉड के जो निशानात हैं उन्हें पहली फुर्सत में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए छुपा दो। चेहरा भी सर्जरी से छुप सकता है। बाकी अम्मी कहाँ हैं? वो हम दोनों की 10 की 10 उंगलियों का ऑपरेशन करेंगी और उंगलियों के निशानात में तब्दीलियां कर देंगी। मैंने कहा, अम्मी जिंदाबाद। इतनी बारीकी से ऑपरेशन करने वाले दुनिया में सिर्फ चंद ही डॉक्टर हैं। हमें फख्र है कि वो हमारी अम्मी हैं। वो बोली, अब तुम अम्मी से या किसी से फोन पर बातें करके वक्त जाया न करो। पहले चेहरे और जिस्म के दाग छुपाओ। शिकारी कुत्ते सिर्फ यहाँ नहीं भारत में भी छोड़ दिए गए हैं। वक्त की अहमियत को समझो। अल्लाह हाफिज। आप ही ने फोन बंद कर दिया। मैं उनकी मोहब्बत और ममता से सरशार हो रहा था। बीना से राब्ता करना चाहता था लेकिन आपी का हुक्म अम्मी के हुक्म के बराबर था। मैंने सोचा कोई जरूरी बात होगी तो बीना खुद राब्ता कर लेगी। मैंने निर्मला के कमरे में आकर देखा। उसने एक कागज पर किसी जगह का पता लिखा था। मैं मुंबई शहर अच्छी तरह देखने के बावजूद बहुत से इलाकों को नहीं जानता था। मैंने कहा, एक कागज पर नक्शा बनाकर बताओ, ये इलाका कहाँ है। उसने नक्शा बनाकर दिखाया तो मैं समझ गया। उधर से कई बार गुजर चुका था। मैंने कहा, चलो तुम भी क्या याद करोगी कि दुश्मन होकर तुम्हें जिंदा सलामत वापस पहुंचा रहा हूं। उसने एक कागज पर लिखा, मुझे डर लग रहा है ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी। जब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था तो मुझे यहाँ क्यों लाए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे जरिए तुम्हारे बाप के मौजूदा हालात मालूम कर लिए हैं। वो घर का रहा न घाट का। रॉ वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। जाकर देखो मौजूदा हालात में कितने बॉयफ्रेंड तुम्हारा साथ देंगे। हम बाहर आकर एक कार में बैठ गए। मैंने बड़ी खामोशी से देखा। वो कनखियों से कार की प्लेट नंबर पढ़ रही थी। आसपास के इलाकों को तवज्जो से देख रही थी। उस बंगले के अहाते से निकलकर मैंने कहा, इस जगह का अच्छी तरह जायजा ले लो। मुझे वापस यहाँ नहीं आना। अभी जिस बंगले से आए हैं वो पता नहीं कब से खाली पड़ा है। हमारे काम आ गया। ये कार भी चोरी की है, इसे तुम ले जाओ। वो परेशान होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, जब तुमने कागज पर नक्शा बनाया तो मुझे याद आ गया। तुमने जिस बंगले का पता लिखा है ठीक उसके सामने पुलिस स्टेशन है। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि ये चोरी की कार वहां तक कैसे ले जाओगी या कहीं छोड़कर पैदल जाओगी। वो गुस्से और बेबसी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, सच बताओ, इरादे क्या थे। सच बोलोगी तो तुम्हें महफूज जगह पहुंचा दूंगा, वरना मेरे रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है। मैंने उसके सामने डैशबोर्ड खोल दिया। वो उसमें से कागज कलम निकाल कर लिखने लगी। मैं खुद को पुलिस के हवाले करके तुम्हें भी हवालात में ले जाती। मैंने रॉ वालों से निमटने का तरीका भी सोच लिया था, मगर तुम्हारी असलियत सामने आ जाती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ रंजन इस दुनिया में नहीं है, तुम कोई और हो। मैंने कहा, बड़े खतरनाक इरादे से मुझे ले जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस वालों तक पहुंचने न देता और पुलिस वाले तुम्हें दूर से पहचान नहीं पाते। औरतों के मुतालिक मशहूर है कि वो आईना देखते नहीं थकती, लेकिन तुमने बड़ी देर से नहीं देखा। चलो इस अकबनुमा आईने में खुद देख लो। मैंने अकबनुमा आईने का रुख उसकी तरफ किया तो वो खुद को हैरानी से देखने लगी। उसका चेहरा बदला हुआ था। कोई उसे निर्मला की हैसियत से नहीं पहचान सकता था। मैं खुशकिस्मती से बच गया था। अगर पुलिस, इंटेलिजेंस और रॉ की गिरफ्त में आता तो मेरी तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और जिस्म के निशानात उन्हें उस फरमान तक पहुंचा देते जिसने पाकिस्तानी सियासत की बिसात पलट दी थी। मैंने तकरीबन एक वीरान सड़क के किनारे कार रोकी, फिर कहा, आज तुमसे एक तजुर्बा सीख रहा हूँ और वो ये कि आस्तीन में सांप पाल लो, बचने का इम्कान हो सकता है, लेकिन पहलू में बैठी हुई मक्कार औरत हजार हथकंडों से डस लेती है। मैंने साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर निकाल कर ठस ठस की आवाज के साथ 2 फायर किए। वो चीख भी न सकी। बैठे बैठे ऊपर पहुंच गई।
मैं अपने जरूरी सामान का बैग लेकर कार से उतरकर तेजी से एक तरफ जाने लगा। कालिया अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसके दोनों घुटनों के एक्सरे लिए जाने वाले थे। ठीक वक्त पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर 4 वार्ड बॉयज के साथ आया। उन चारों ने कालिया को बेड से उठाकर स्ट्रेचर ट्रॉली पर डाला, फिर वहां से ले जाने लगे। एक्सरे का शोबा ग्राउंड फ्लोर पर था। वो ट्रॉली को धकेलते हुए लिफ्ट के अंदर ले आए। ट्रॉली बेड की चादर चारों तरफ से नीचे तक थी। उस चादर के पर्दे में एक गनमैन बैठा हुआ था। उसने चादर हटाकर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा, बिल्कुल नॉर्मल रहो, चेहरे से परेशानी जाहिर न होने दो। तुमने कोई गड़बड़ की तो खुद भी मारे जाओगे और अस्पताल के भी न जाने कितने लोग मरेंगे। कालिया लेटा हुआ था। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? सरहाने खड़े हुए वार्ड बॉय ने कहा, खामोशी से लेटे रहो, तुम्हारे तकिए के नीचे मेरा हाथ है और मेरे हाथ में टीटी है। कुछ बोलने से पहले ही खोपड़ी उड़ जाएगी। ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो ट्रॉली को धकेलते हुए एक्सरे के शोबे की तरफ जाते जाते दूसरे कॉरिडोर में मुड़ गए। तेजी से चलते हुए ढलान वाले बरामदे में आए। एक एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला। वो सब असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ कालिया को भी स्ट्रेचर समेत अंदर ले गए। वहां गनमैन और 2 वार्ड बॉयज आ गए। पिछला दरवाजा बंद हो गया। एम्बुलेंस चल पड़ी। तकरीबन आध घंटे के सफर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सफर फिर शुरू हुआ। गनमैन ने कहा, डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें गोली न मारी जाए। अगर हम तक पहुंचने की कोई निशानी नजर आ जाए या किसी तरह भी निशानदही कर सको तो पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को गाइड न करना, वरना पूरी फैमिली समेत मारे जाओगे। गाड़ी एक जगह रुक गई। कालिया की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो पिछले हिस्से से उसे उठाकर ले गए। दरवाजे बंद कर दिए गए। गाड़ी फिर आगे जाने लगी। 1 घंटे के बाद वो रुक गई। गनमैन ने कहा, डॉक्टर इंतजार करो, हम अभी आकर आंखों से पट्टी खोलेंगे। ये याद रखना, चालाकी मौत और शराफत जिंदगी है। उसके बाद खामोशी छा गई। 15 मिनट के बाद डॉक्टर ने पूछा, क्या वापस आ गए? कोई है तो बताओ। कोई बताने वाला नहीं था। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने आकर पूछा, ये क्या? एक तो गाड़ी गलत जगह खड़ी की है और आंखों पर पट्टी बांध रखी है। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन? वो बोला, मैं एक ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ, आंखों से पट्टी हटाओ। उसने पट्टी हटाकर पूछा, क्या गाड़ी में कोई नहीं है? वो बोला, कोई नहीं है। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल के एक मरीज को मेरे साथ अगवा किया गया है। वो लोग मरीज को थोड़ी देर पहले कहीं ले गए हैं और मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। उसकी बात सुनकर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। कालिया की आंखों से पट्टी खोली गई तो उसने खुद को एक कमरे के बेड पर पाया। पट्टी खोलने वाला चला गया। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में मामूली सा फर्नीचर वगैरह था जहां वो लेटा हुआ था। उसके सामने वाली दीवार पर सिनेमा स्क्रीन की तरह एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन था। कालिया ने कोहनी के बल जरा सा उठकर हर तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई है? सादे स्क्रीन से आवाज आई, है। कालिया ने कहा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आवाज आई, तमाशा दिखाने। दुनिया में बड़े बड़े तमाशे होते हैं, ऐसा तमाशा जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। कालिया ने कहा, पहले हम जान हथेली पर रखते हैं, फिर गॉडफादर बनते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, मुझसे खुलकर बात करो। आवाज आई, मौत से न डरना एक अलग बात है, लेकिन न डरने वाले भी जिंदा रहने की ख्वाहिश करते हैं। इसीलिए तुम अपनी बेटी शिल्पा के जरिए रॉ वालों को ब्लैकमेल करके अपने जीने की मुद्दत बढ़ाते जा रहे हो। वो तकिए पर गिरते हुए बोला, मैं समझ गया। रॉ वाले मेरी बेटी पर काबू न पा सके, अब मुझे कैदी बनाकर मेरी बेटी को मजबूर करेंगे। आवाज आई, बेवकूफ हो, रॉ वाले तो तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं। ये भरोसा कर रहे हैं कि जब तक बाप बेटी सलामत रहेंगे उनके अहम राज किसी तीसरे के हाथ नहीं पहुंचेंगे। कालिया बोला, तो फिर डॉक्टर आमना दोहरी चालें चल रही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए मेरा इलाज कर रही हैं और दरपर्दा मेरे दुश्मन गॉडफादर हाशिम के जरिए मुझे अगवा करवाया है। स्क्रीन से आवाज आई, हाशिम जराइम से बाज आकर पाकिस्तानी सियासत में मुलव्विस हो गया है। अपने किसी ऐसे सगे के बारे में सोचो जो तुम्हारी आस्तीन का सांप है। कालिया बोला, अब समझा, मेरे आस्तीन का सांप पीताम्बर बजाज, ये तुम हो। तुम? किसी ने कहकहा लगाकर कहा, कैसी आंख मचोली है कि तुम असल दुश्मन तक नहीं पहुंच रहे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पीताम्बर बजाज पर बुरा वक्त आ गया है और उसकी जवान बेटी निर्मला को अगवा कर लिया गया है। कालिया ने झुंझलाकर कहा, मुझसे पहेलियां ना बुझवाओ, कौन हो तुम, सामने आओ। आवाज आई, बिल्कुल सामना होगा, लेकिन पहले स्क्रीन पर तमाशा देखो। कमरे के अंदर लाइट्स ऑफ होने लगी। गहरी तारीकी छा गई। सामने दीवार पर बड़ा सा स्क्रीन रोशन हो गया। कालिया ने देखा, स्क्रीन पर उसकी बेटी शिल्पा का बेडरूम नजर आया। एक रिकॉर्ड प्लेयर से मौसीकी की आवाज उभर रही थी। उस मौसीकी की धुन पर शिल्पा डांस कर रही थी। वहां कोई दूसरा नहीं था।
कालिया ने नागवारी से पूछा, स्क्रीन पर मेरी बेटी को क्यों दिखाया जा रहा है? इस बार स्क्रीन से शिल्पा की आवाज उभरी, आप भूल रहे हैं, मैं आपकी बेटी नहीं, उसकी डमी शिल्पा हूँ। आपने सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं बदला, अपनी बेटी की तरह चलना फिरना और डांस करना भी सिखाया था। इस वक्त आपके सामने डमी शिल्पा डांस कर रही है। कालिया मुतमईन होकर देखने लगा। वो रक्स करते करते एक एक लिबास उतारती जा रही थी। कालिया ने कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, फिर भी मुझे यहाँ लाकर तुम्हें क्यों दिखाया जा रहा है? आवाज आई, तुम्हें देखने में क्या एतराज है? तुमने एक बार तन्हाई में मेरे बदन को हाथ लगाया था, मैंने एतराज किया था, तुम्हें समझाया। मैं तुम्हारी बेटी की हमशक्ल बहन बनकर तुम्हारी बेटी का रोल अदा करती रही हूँ, लेकिन तुमने कहा बेटी की हमशक्ल बन जाने से मेरी बेटी नहीं बन जाओगी। मैं अपनी बेटी को बचपन में थपक थपक कर सुलाता था, तुम जवानी में मेरा साथ दो। कालिया बोला, मैं अपाहिज बना हुआ हूँ और तुम ऐसी पिछली बातें क्यों कर रही हो? वो बोली, मर्द अपाहिज होने के बाद भी मर्द ही रहता है, हसीन औरत के बदन को मजे ले लेकर देखता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना बदन दिखा रही हूँ। इस कमरे में कोई तीसरा नहीं है। उस रोज खुशकिस्मती से मैं तुम्हारी बेहयाई से बच गई थी, आज खुद चली आई हूँ। देखो एक एक लिबास उतरता जा रहा है, कैसे जज्बात भड़क रहे हैं। अपनी आंखें पूरी तरह नंगी कर लो। वो शबाब से भरा हुआ चमकता दमकता हुस्न देख रहा था। वो बोली, मोर जंगल में मंगल मनाने के बाद खूब नाचता है, अपने रंगीन परों के हुस्न पर इतराता है, लेकिन उसकी नजर जब पैरों पर पड़ती है तो उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि मोर के पर जितने खूबसूरत होते हैं उसके पांव उसी कदर भद्दे और बदनुमा होते हैं। डैडी आप मेरे पैर को न देखें। कालिया ने मना के बावजूद डांस करने वाली शिल्पा का एक पैर देखा तो चौंक गया। उस पैर पर मेरी मारी हुई गोली के जख्म का निशान था। कालिया ने दोनों हाथ आंखों पर रख कर कहा, ये डमी नहीं है, मेरी बेटी है, मैं ये मंजर नहीं देख सकता। बीना की आवाज सुनाई थी, आंखों से हाथ हटा ले, वो मंजर खत्म हो चुका है, मैं बीना ही बोल रही हूँ। उसने आंखों पर से हाथ हटाकर देखा, पहले वाला मंजर नहीं था। पूरे स्क्रीन पर बेटी की हमशक्ल बीना नजर आ रही थी और कह रही थी, मैंने उस रोज तुझे समझाया था कि मुझ पर नियत खराब न करो, मैं तेरी बेटी जैसी हूँ। तू सारी दुनिया के सामने मुझे बेटी कहता है, मगर मेरी फरियाद मेरी इल्तिजाएं तेरी समझ में नहीं आई। वो बोला, बीना मुझे माफ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ। जब तक तूने अपनी बेटी के पैर के जख्म का निशान नहीं देखा था, उस वक्त तक उसे बीना समझकर उसके थिरकते हुए शबाब को देखता रहा। जब हकीकत मालूम हुई तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। कमीने तू शर्मिंदा नहीं था, अब जानता है क्या होगा। वो सवालिया नजरों से बीना को तकने लगा। तू चाहे तन्हाई में कहे या दुनिया के सामने बेटी कह दिया तो फिर वो बेटी हो गई, और अगर दोगला बन चुका है तो फिर अपनी बेटी भी बेटी नहीं रही। इसलिए अभी तेरी बेटी को तेरे कमरे में भेज रही हूँ। वो बोला, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकेगी, मेरी बेटी शिल्पा तुझसे ज्यादा चालाक है। क्या तू ये कहना चाहती है कि मेरी बेटी जो पूरी रॉ तंजीम को ब्लैकमेल करती है उसे तू काबू कर लेगी? बीना बोली, कर चुकी हूँ, ये दस्तावेजात देख। पूरी स्क्रीन पर दस्तावेजात का एक एक सफा बड़े बड़े हुरूफ में साफ तौर पर पढ़ा जा सकता था। फिर स्क्रीन पर रॉ के खुफिया अहम वीडियो दस्तावेजी फिल्मों के थोड़े थोड़े सीन दिखाए गए। उसके बाद ऑडियो कैसेट्स की बातें सुनाई गईं। कालिया हैरानी और परेशानी से देख रहा था और पूछ रहा था, ये चीजें तुम्हारे पास कैसे आ गईं? वो बोली, तुम्हारी चालबाज बेटी को काबू में करने के बाद मुझे सब कुछ मिल चुका है। मैंने तुम्हारी बेटी को इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाए हैं कि वो अपनी यादाश्त खो चुकी है। अब उसे बिल्कुल बेलिबास करके तुम्हारे पास भेजा जाएगा। कालिया बोला, नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। बीना ने कहा, देखोगे, वो ऐसी पागलों जैसी हरकतें करेगी कि तुम देखने पर मजबूर हो जाओगे। कालिया बोला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बीना बोली, हाथ ना जोड़ो, तुम्हारे तकिए के नीचे एक रिवॉल्वर है, उसके चैम्बर में सिर्फ एक बुलेट है। 2 मिनट के बाद दरवाजा खुलते ही तुम्हारी बेटी ऐसी हालत में आएगी कि तुम या तो उसे मार डालोगे या खुद मर जाओगे। कालिया ने तकिए के नीचे हाथ ले जाकर देखा, एक रिवॉल्वर हाथ में आया, उसके चैम्बर में एक ही गोली थी। बीना ने कहा, एक गोली बाप के लिए या बेटी के लिए? वो गिड़गिड़ा कर बोला, बीना, मरना बड़ी बात नहीं है, शर्म से जीना बड़ी बात है। तुम बहुत बड़ी सजा दे चुकी हो, ये मामला यहीं खत्म कर दो, इस कमरे का दरवाजा खोलो। वो बोली, 1 मिनट के बाद ये दरवाजा खुलेगा और तुम्हारी शिल्पा बेटी जरूर आएगी। वो जिस हाल में आएगी उसे देखने के बाद एक गैरतमंद बाप रिवॉल्वर की गोली के बगैर मर जाएगा, मगर तुम गैरतमंद नहीं हो, तुम क्या करोगे? वो बोला, हे भगवान, मैं क्या करूं, दोनों पैरों से मजबूर हूं, कहीं जाना तो दूर की बात है, बिस्तर से उतर नहीं सकता। बीना ने कहा, यह बिस्तर बड़ा तमाशाई होता है, इसी बिस्तर पर जवानी जगाती है और इसी बिस्तर पर मौत सुला देती है।
दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। कालिया ने चीख कर कहा, नहीं, दरवाजा न खोलो। चूंचरा की आवाज के साथ दरवाजे के 2 पट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। बाहर की रोशनी दरवाजे की चौखट के अंदर आई। फिर एक औरत का साया नजर आया। वो आगे बढ़ने वाला साया समझा रहा था कि बेटी आ रही है। उस साये के जिस्म को मजे से देखने वाली शैतानियत नहीं रही थी। इससे पहले कि वो चीखता हुआ अपनी तरफ पुकारता हुआ शबाबी बदन रोशनी पर आता, कालिया ने चीख मारकर मुंह फेर कर रिवॉल्वर की नाल को कनपटी पर लगाकर ट्रिगर दबा दिया। ठाई की आवाज थोड़ी देर तक कमरे में गूंजी, फिर खामोशी छा गई। अजीब बात है कि सारी औरतों का बदन एक जैसा होता है, लेकिन तमाम मर्दों की नीयत एक जैसी नहीं होती। बीना मुंबई शहर में थी। उसके लिए लंदन में काम करने वाले उसे मैडम शिल्पा समझते थे। बीना ने फोन को कान से लगाया। लंदन से कहा गया, मैडम आप जैसा चाहती हैं उसी तरह ड्रामा प्ले करके कालिया को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया है। आइंदा आप ही गॉड मदर बनेंगी। मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ और वादा करता हूँ कि असली और डमी शिल्पा वाला राज मेरे सीने में दफन रहेगा। बीना बोली, और ये मेरा वादा है, तुम हमेशा मेरे दस्ते रास्त और राजदार बनकर रहा करोगे। दैट्स ऑल। बीना ने फोन बंद कर दिया। फिर मुझसे राब्ता किया। हेलो फरमान, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने उसे निर्मला और उसके बाप के बारे में मुख्तसर तौर पर बताया। फिर कहा, मैंने बहुत मजबूर होकर निर्मला को हलाक कर दिया है, वरना वो बड़ी चालाकी से मुझे पुलिस या रॉ के टॉर्चर सेल में पहुंचाने वाली थी। वो बोली, पीताम्बर बजाज का अंजाम भी अपनी बेटी जैसा होगा। मैंने कहा, मेरी तस्वीरें, फिंगरप्रिंट्स और मेरे जिस्म के कुछ निशानात पाकिस्तान और भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों के सुराग रसानों के पास हैं। मुझे जल्द से जल्द अपना मेकअप और गेटअप मुस्तकिल तौर पर तब्दील करना होगा। वो बोली, अभी तुम कहाँ हो? मैंने कहा, तुम्हारे खास खुफिया बंगले में हूँ। वो बोली, मैं अभी आ रही हूँ, तुम्हारा तमाम जरूरी काम हो जाएगा। फोन से हमारा राब्ता खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।